So our today's topic is our new chapter और वो है जी हम मेरे ख्याल न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस. तो एक रिमाइंडर दे दूं. रिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिएक्शंस दैट कैन proceed in both forward and backward direction under same conditions. सर ये एम अब्दुल्ला कौन है? तो ली शैटलियर प्रिंसिपल आपके सामने आ गया. डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया. Dynamic equilibrium, it is a state in a reversible reaction when rate of backward and forward reactions become equal and it is apparently at rest and microscopically reaction is going on. Reactants are changing into products, but at the same time, at the same rate, products are changing back to the reactants. और ली शैटलियर कहता है कि जब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है और आप उसको किसी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर से उसमें चेंज लाते हैं तो आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इफेक्ट होगा. लेकिन वो इक्विलिब्रियम जो है वो फौरन ऐसा कुछ करेगा कि वो इक्विलिब्रियम रीगेन हो जाए और उसका जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाए, उसका इफेक्ट अनडू हो जाए. तो इस जो इस प्रोसेस को हम ली शैटलियर प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि इक्विलिब्रियम में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू आइदर गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू रीगेन द इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम रीगेन करने के लिए सिस्टम अपने आप को रीएडजस्ट करता है. और रीएडजस्ट कैसे करता है? बाय एक्टिंग अगेंस्ट द चेंज. उस चेंज के ऑपोजिट काम करता है. अब इसकी एग्जांपल भी हमने वैसे ओ लेवल में पढ़ा हुआ है. ये पार्ट सारा जो भी आप पढ़ रहे हैं ये ओ लेवल में आपने पहले से किया हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इक्वेशन है N2 plus 3H2 to form 2NH3 और इसमें मैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करने जा रहा हूँ. इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन उसमें ए है जी लेट्स से कि मैं कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स की चेंज करता हूँ. तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में फिर सब पार्ट वन है कि आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं. देखिए वो क्वेश्चन जो है ना वो किसी भी किस्म का दे सकता है. रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी सकता है, उसे कम भी कर सकता है. तो अभी हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं. मतलब हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर एट इक्विलिब्रियम मोर रिएक्टेंट ऐड कर दिए. यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो आपने ऐड कर दिए. कोई एक भी कर दें तो भी वही इफेक्ट होगा. ठीक है. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड होंगे तो फिर सिस्टम क्या करेगा? आपके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ गई है तो उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ली शैटलियर कहता है कि वो उसको अनडू करना चाहता है बाय एक्टिंग अगेंस्ट द चेंज. तो अब उसको जो आपने ऊपर लेके गए हैं उसको नीचे लाना है. तो आपका रिएक्शन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? हाउ इट विल रिस्पॉन्ड? तो उस अगेंस्ट काम करने के लिए तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल फेवर. फॉरवर्ड रिएक्शन विल फेवर. फॉरवर्ड रिएक्शन जो है फेवर होगा. फेवर का मतलब स्पीड अप हो जाएगा. वैसे काइनेटिक थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के भी मुताबिक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो फॉरवर्ड ही बढ़ेगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट्स के अंदर कोलिजन्स जो हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स वो बढ़ जाएगी. तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल फेवर, फॉरवर्ड रिएक्शन विल स्पीड अप. ठीक है. एंड कंज्यूम द एडेड
रिएक्टेंट, वो जो रिएक्टेंट आपने ऐड किया है उसको कंज्यूम करेगी और फिर कुछ देर के बाद न्यू इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ बस यही बताना होता है कि अगर रिएक्टेंट बढ़ाएं तो फौरी तौर पे रिएक्शन किस तरफ जाएगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि उसने उन एडेड रिएक्टेंट्स को कंज्यूम करना होता है। एंड आफ्टर सम टाइम a new equilibrium will surely develop at slightly higher concentration, at higher concentration of reactant and product। थोड़ा सा रिएक्टेंट भी ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन एक दोबारा से डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन आपको ये वैसे ध्यान में रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो होता है लेकिन रीगेन हो जाता है। तो ये था रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। अब अगर बी पार्ट ले लेते हैं जी, कॉन्सेंट्रेशन जो है, सॉरी नॉट बी, इट वाज 2। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको डिक्रीज कर देते हैं, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया आपने, सिस्टम से उसको निकाल लिया। ठीक है, तो दिस कैन बी डन बाय एन ओपन सिस्टम, जिसमें आप कुछ रिमूव भी कर सकते हैं। तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का भी थोड़ा सा आपको ओ लेवल से आइडिया होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप ही क्लोज सिस्टम के अंदर होता है। क्लोज सिस्टम की छोटी सी एग्जांपल कि अगर आपके पास ये वेसल है और इसके ऊपर आपने ये लिड लगा दी हुई है, तो ये क्लोज सिस्टम है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर से लिड जो है उसको लूज रखते हुए उसको ऊपर कर देते हैं, तो फिर आपका ये ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में और ओपन सिस्टम में फ़र्क ये है कि ओपन सिस्टम में आप जो है रिएक्टेंट्स को भी रिमूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को भी रिमूव कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम में जो भी आपने रिएक्टेंट्स ऐड किए उनका एक डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। यहाँ से आप कोई चीज़ रिमूव कर सकते हैं, वो ओपन सिस्टम है। तो ये जितना भी आपने अभी ऊपर डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा और ये सारा कुछ जो था ये क्लोज्ड सिस्टम के अंदर हो रहा था। अगर आप सिस्टम को ओपन करेंगे, रिएक्टेंट्स को निकालेंगे या प्रोडक्ट्स को सिस्टम से निकालेंगे, तो फिर आपका जो ओपन सिस्टम है उसमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज किया, तो डिक्रीज करने पे सपोज आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उसमें से निकाल दिया, इसको आपने डिक्रीज किया, तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर सिस्टम उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब उसको इंक्रीज करने के लिए सिस्टम को क्या करना होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन विल फेवर, बैकवर्ड रिएक्शन विल फेवर। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करेगी और रिएक्टेंट जो कम हुए थे वो इंक्रीज करेंगे और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेगी और एक फिर कुछ देर के बाद न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो जाएगा एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जो पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम जिन कॉन्सेंट्रेशन पे डेवलप हुआ था, अब उनसे लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ये डेवलप होगा। अच्छा, ये तो था रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। सर ये सर ये पहले तो एक दफा फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा ना? नहीं बेटा, आपने रिएक्टेंट को कम कर दिया, बैकवर्ड जाना है, फॉरवर्ड तो जाना ही नहीं है। फॉरवर्ड तो तब हो गया था जब, देखें हम क्या, हम बात कब कर रहे हैं, जब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी सर। इक्विलिब्रियम आ गया, वो तो रिएक्शन शुरू हुआ, फॉरवर्ड हुआ, बैकवर्ड हुआ, और जब दोनों बराबर हो गए तो हमने कहा इक्विलिब्रियम आ गया। अब हम जो भी जी सर, आ रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पे लेकर आ रहे हैं। ठीक हो गया सर। इक्विलिब्रियम के ऊपर जब आप जो है कोई चीज़ छेड़ेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने से
एक नया इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, लेकिन उसके लिए सिस्टम को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को। इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज सिस्टम में होगा या ओपन में भी? ओपन सिस्टम में जो है इक्विलिब्रियम बहुत बैडली इफेक्ट रहता है, क्योंकि आप उसमें चीज़ें निकाल रहे हैं और काम कर रहे होते हैं। तो जब आप निकाल रहे हैं और काम कर रहे हैं और सिस्टम को ओपन रख रहे हैं, तो फिर डिपेंड करेगा आपने उसमें क्या चेंज लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हेबर प्रोसेस में जब आप जाते हैं, तो हेबर प्रोसेस में दो चीज़ें हम कर रहे होते हैं। हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का एक वेसल होती है, उसके अंदर हमारे पास आयरन की जो है वो, अब होता है इसके लिए आयरन कैटलिस्ट चाहिए होता है, तो ये आयरन पड़ा होता है इसके ऊपर। एक तरफ से हम एक नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो एंटर करते रहते हैं, तो हम कॉन्स्टेंटली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हैं। और यहाँ से आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाने के बाद तीन चीज़ें जो हैं, तीन पाइप्स इसमें से लगा हो जाते हैं। एक में से अमोनिया निकालते जाते हैं, और जो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसको सिस्टम में वापस भेजे जाते हैं। तो अब ये तो एक परफेक्ट ओपन सिस्टम है, ठीक है। इसमें तो आपने हर चीज़ तरफ से, इधर से रिएक्टेंट भी डाल रहे हो, उधर से अमोनिया प्रोडक्ट भी निकाल रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छा खासा ओपन सिस्टम है। इसमें सिस्टम जो है फिर भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता रहेगा। जब आपके यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आएंगे, तो वो आयरन के ऊपर से गुजरते हुए अमोनिया बनाएंगे। तो अमोनिया वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनाएगी इस सिस्टम के अंदर, इस वेसल के अंदर। बट स्टिल आप उसको कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा अमोनिया बनने, ये सारा कुछ जो है ये तगदो हम करते हैं कि ज़्यादा अमोनिया बने, मोर अमोनिया फॉर्म हो एज कंपेयर टू क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में जो हमारी अमोनिया की यील्ड होती है वो सिर्फ 13 से 15% होती है, लेकिन जब आप ओपन सिस्टम यूज़ करते हैं तो ये परसेंटेज सिर्फ 21% तक जाती है। तो ये जो 5-6% बढ़ाते हैं हम, ये ओपन सिस्टम से बढ़ाते हैं। स्टिल यू कैन नॉट अचीव इट, यू कैन नॉट टेक इट टू 90%, बिकॉज ये रिएक्शन बाय वर्च्यू, बाय नेचर, ये रिवर्सिबल है। तो इस चैम्बर के अंदर भी वो रिवर्स हो चुका होगा, तो वो वहाँ तो आपके काबू में नहीं ना है। जब जब तक आप उसको सिस्टम से बाहर नहीं निकालेंगे, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करेंगे, जब तक वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में जो है वो इंटरचेंज हो रहे होंगे। तो स्टिल थोड़ा सा कोशिश करके हमने यील्ड बढ़ा लेते हैं। तो ये हेबर ने हमें बताया हुआ है। तो अभी आपने इसमें से एक इफेक्ट जो है वो स्टडी कर लिया हुआ है कि आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको लगातार बढ़ाते हैं, लेकिन अभी ये प्रोडक्ट वाली साइड अभी हमने नहीं पढ़ी। तो वही मैं आपको अभी बताने लगा था कि अगर हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो रिएक्टेंट के हिसाब से पढ़ा है, अब हम इसको प्रोडक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। तो अगर सिस्टम में पार्ट 1 प्रोडक्ट को इंक्रीज करोगे, इंक्रीज कंसंट्रेशन करोगे, यानी कि प्रोडक्ट खुद डाल दोगे, तो वैसे तो बेवकूफ़ी होती है, प्रोडक्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और आपकी यील्ड कम हो जाएगी। बहरहाल सवाल तो कुछ भी आ सकता है। तो इंक्रीज कंसंट्रेशन करेंगे प्रोडक्ट की, तो फौरी तौर पे रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड फेवर होगा। उससे क्या होगा, मोर रिएक्टेंट फॉर्म होगा, मोर रिएक्टेंट फॉर्म होगा, और जो एडेड प्रोडक्ट्स थे वो कंज्यूम होंगे। एडेड प्रोडक्ट्स will will consume। तो प्रोडक्ट को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपकी यील्ड कम हो जाएगी।
यील्ड लो होगी। ऐसे ही जैसे आपने रिएक्टेंट को रिमूव करके वहां भी यील्ड कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट को निकालने से भी बैकवर्ड हो जाता है। उसके अगेंस्ट अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की जगह डिक्रीज कर दें, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मतलब है आप प्रोडक्ट को सिस्टम से रिमूव कर लें, प्रोडक्ट इज रिमूव। एक प्रोडक्ट को अगर रिमूव करेंगे तो टू कॉम्पनसेट फॉर दैट डिक्रीज अमाउंट, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन विल फेवर। सर ऊपर इंक्रीज कंसंट्रेशन वाले में बैकवर्ड क्या लिखा है? बैकवर्ड रिएक्शन विल फेवर। सर इतने सामने क्या क्वेश्चन किया? इसमें क्या बैकवर्ड के बाद ये क्या वर्ड लिखा है जो मैंने सर्कल किया, ये फेवर लिखा हुआ। तो प्रोडक्ट निकालने से फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगा और उससे आपकी यील्ड जो है, यील्ड इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो दैट यील्ड विल इंक्रीज, दैट यील्ड विल इंक्रीज। तो अब अगर आप ये सारे पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स को लेकर देखें तो आपके सामने ली शैटलियर को फॉलो करते हुए हेबर साहब ने क्या किया था, उसने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता रहता था और दूसरी साइड से अमोनिया को जो है वो रिमूव करता रहता था, एंड ही हैज केप्ट एन ओपन सिस्टम, बट स्टिल ही हैज नॉट बीन एबल टू अचीव मोर देन 21% यील्ड। क्योंकि रिएक्शन चेम्बर जो है, ये वेसल जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, उसमें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इकट्ठे हैं ना, आयरन के ऊपर से गुजर रहे हैं, ये आपका आयरन कैटलिस्ट है। तो आयरन के ऊपर से जब वो गुजरते हुए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट उस चैम्बर के अंदर वापस जा रहा है, और देखें कि उसके अंदर वापस जाने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर हम इस सिस्टम को ग्राफ में देखेंगे तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पे जाके लाया करेगा, ये वाला, ये अमोनिया के लिए है। आपके पास ज़्यादा रिएक्टेंट्स और बहुत कम प्रोडक्ट बन रहा होता है, लेकिन वो हमें अब वी कैन नॉट मतलब हेल्प टू इंक्रीज फर्दर, बिकॉज हेबर प्रोसेस जो है वो उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास और कोई नहीं है। तो ये है जी कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाओगे फॉरवर्ड, प्रोडक्ट की बढ़ाओगे तो बैकवर्ड, रिएक्टेंट की कम करोगे तो बैकवर्ड, प्रोडक्ट की कम करोगे तो फॉरवर्ड। ये प्रोग्राम का है। अब डिक्रीज कंसंट्रेशन वाले में क्या लाइन लिखी है? प्रोडक्ट से रिमेन रिमूव कर लिया ना आपने, सिस्टम में से प्रोडक्ट को निकाल लिया तो कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा और मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यील्ड बढ़ेगी। बट आपका क्वेश्चन जो है, आपने उसके मेरिट पे सवाल को जवाब देना है, हो सकता है वो रिएक्टेंट की यील्ड बढ़ाना चाहता हो, तो वो क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि यील्ड किसकी लेना चाह रहा है, वो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो उसके हिसाब से डिसाइड करना है। अच्छा, इन सब में कोलिजन थ्योरी जो है